अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर की प्रेजेंटेशन जो है ना डिस्कस करूँगा कि आपको पेपर के अंदर अपना जो टेस्ट है, पेपर है, उसको आपको कैसे जो है ना रिप्रेजेंट करना है, उसको आपको किस तरह से लिखना चाहिए कि एग्जामिनर या चेकर जो है वो आपको मैक्सिमम नंबर जो है ना वो दे सके। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन मैनर्स के अंदर जो है ना पेपर को लिख सकें और आप लोग मैक्सिमम नंबर जो है ना वो गेन कर सकें। तो ये मैंने एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप एक पेपर, जो कि क्लास की टॉपर थी, अपनी स्कूल की टॉपर थी, तो उनसे रिक्वेस्ट की थी मैंने कि ये प्लीज़ मुझे एक आप पेपर जो है वो सॉल्व करके बताएं, ताकि मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी बता सकूं कि पेपर प्रेजेंटेशन जो है ना वो किस तरह से की जाती है, और उसके अंदर हम लोग जब पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसका जो असर है वो चेकर के ऊपर कैसा होता है, गोया कि हम लोग उसमें कोई अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं कि नहीं गेन कर सकते, क्या प्रेजेंटेशन के भी नंबर होते हैं कि नहीं होते। तो बेटे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि प्रेजेंटेशन के नंबर तो बेटे नहीं होते, लेकिन हाँ, ये चेकर के जहन पे अच्छा और बुरा असर ज़रूर डालता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले तो आपको पता है कि पेपर के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो आपका होता है जी एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यूज़ तो आपने अपने पेपर के ऊपर ही सॉल्व करने होते हैं, उनको तो हमने कुछ भी नहीं करना होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जनाब आपके पास होता है आंसर क्वेश्चंस का। टोटल आपको 8 जो है ना वो आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं, और आंसर क्वेश्चन उनमें से आपने 5 जो है ना वो करने होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपका सब्जेक्टिव टाइप होता है। तो जब आपने अपने सब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ऊपर आपने सब्जेक्टिव टाइप जो है ना वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, और इसको भी आपने दरमियान में ही करके लिखना है। सब्जेक्टिव टाइप को भी आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना है, और शॉर्ट आंसर्स को भी आपने जो है ना कैपिटल लेटर्स के अंदर ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होता है। एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है यहाँ पर कि आपने क्वेश्चन नंबर जो है ना वो चेंज नहीं करना, आपने क्वेश्चन नंबर सेम वही रखना है जो आपके पेपर के ऊपर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी और क्वेश्चन नंबर के अंदर जो पार्ट्स होंगे उसके भी नंबरिंग आपने सेम ही करनी है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये नंबरिंग कर दें, क्वेश्चन नंबरिंग कर दें, पार्ट नंबरिंग कर दें, तो देन उसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है जी, तो जो भी उसका आपको लगता है कि हेडिंग उसकी सूटेबल रहेगी वो हेडिंग आपने देनी है, और उसके बाद हेडिंग लेकिन आपने तब देनी है जब आपको मीनिंगफुल जो है ना वो हेडिंग देनी आती हो। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर बोर्ड आपको किसी चीज़ में छूट दे रहा है ना, मिसाल के तौर पे वो आपको कहता है जी हेडिंग के नंबर नहीं मिलते, तो आपको अगर मीनिंगफुल हेडिंग नहीं बनानी आती, आपको फ्रेजफुल जो है ना वो हेडिंग नहीं बनानी आती, तो फिर आपको पेपर के अंदर छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हेडिंग के बिना जो है ना वो आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता हो कि ये जी मैं बना के लिख सकता हूँ, मीनिंगफुल हेडिंग दे सकता हूँ, तो देन आप लोग लिखें। ठीक है, उसके बाद जब आप आंसर लिखेंगे तो इसमें जो कीवर्ड होते हैं ना, कीवर्ड जैसे ये वेल नाउन, ठीक है, ये जस्टिस हो गया, ये सारे के सारे जितने भी कीवर्ड्स हो, ठीक है, इसी तरह ये रसूल हो गया, ये सारे के सारे कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब जो उसके अहम वर्ड्स होते हैं उनको आप लोग मार्कर के साथ लिखेंगे। जब आप ये नंबरिंग सही करेंगे, हेडिंग प्रॉपर देंगे, फिर उसके बाद कीवर्ड को भी आप मार्कर के साथ लिखेंगे, तो देन पेपर में फिर आपको जो चेकर होगा वो 2 में से 2 नंबर देगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये एज इट इज़ जो है ना वो कीवर्ड भी लिखे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कीवर्ड आपने ज़्यादा नहीं बनाने। मसलन 2 लाइनों का आंसर है तो देन आप लोग 1 या 2 कीवर्ड काफ़ी हैं उसके लिए। ठीक है, ज़्यादा ना कीजिएगा। उसके बाद जनाब एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि जब आपने अगर तो क्वेश्चन के बाद लाइन लगानी है तो देन आपने बिल्कुल दरमियान में रख के लाइन लगानी है। ठीक है, और ये बिल्कुल छोटी सी एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। देन इसी तरह से ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, ये टोटल जो है ना ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए गए हुए हैं। देन ये क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल हो गया, यानी जब आपका क्वेश्चन जो है ना एक मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपने पूरी लाइन लगा देनी जैसे ये लगी हुई है। ठीक है, इस तरह से ना पूरी एक लाइन लगा देनी है आपने इस तरह से।
ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि सर क्या हम पहले ये वाला क्वेश्चन कर लें, ये वाला क्वेश्चन कर लें, या तरतीब लगाना ज़रूरी होता है? तो बेटे तरतीब लगाना ज़रूरी नहीं होता। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना डायरेक्ट ही अटेम्प्ट किया गया हुआ है, तो आप लोग कर सकते हैं। बस एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन नंबरिंग जो है ना वो चेंज ना हो, बाकी खैर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश है, ठीक है जी। अब ये सारा कुछ जो है ना वो ऐड किया गया हुआ है, और ऐड करने के बाद ये सारा कुछ ओके हो गया, ठीक है जी। ये आप सारे का सारा ये आपको उर्दू से इंग्लिश वाला जो पैराग्राफ होता है ना उसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है। तो ये इस तरह से आप लोग कीवर्ड इसके मार्कर के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे कीवर्ड लिखे हुए हैं, तो आप लोग इनको ये सारे के सारे मार्कर के साथ जो है ना वो लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब ये भी क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, तो ये पूरी लाइन लगा दी गई है। अगर पार्ट्स को आपने करना ना सेपरेट, तो पार्ट्स के लिए आपने ये छोटी लाइन लगानी है, लेकिन जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए ना तो फिर आपने ये बड़ी लाइन पूरी कर देनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। अब यहाँ पर आपको तर्जमा लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे यहाँ पर ऊपर भी लिख देते हैं और नीचे आके तर्जमा भी लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पर तर्जमा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं आपने करना, ठीक है। आपने जस्ट ये ऊपर ट्रांसलेशन इनटू उर्दू लिखा और नीचे आपने तर्जमा जो है ना लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसके भी कीवर्ड होते हैं उर्दू के अंदर भी, तो ये कीवर्ड जो है ना आप लोग मार्कर के साथ लिखें। और अगर आप लोग इसको भी बामुहावरा तर्जमा करेंगे तो देन ये 8 नंबर का पेपर में सवाल आता है, तो 8 में से 8 नंबर जो है ना वो एग्जामिनर दे देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। टोटल ये भी आपको जो है ना 8 आते हैं, 8 में से आपने 5 करने होते हैं। अब ये देखिए कीवर्ड है ना, ये जो वर्ड है इसके नीचे इसको अंडरलाइन किया हुआ है। देन इसी तरह से आप लोग भी इसको जो है ना अंडरलाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी आपको आते हैं एटलीस्ट कोशिश करें 1 से 2 क्वेश्चन जो है ना वो एक्स्ट्रा लाजमी तौर पर कर दें कि अल्लाह ना करे कोई अभी नबी हो जाए, तो देन वो उसके अंदर जो है ना वो उसको मुकम्मल तौर पर कंपनसेट किया जा सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ये डायरेक्ट इंटरेक्ट, ठीक है। ये आपने पहले इंटरेक्ट का जो है ना वो ये डायरेक्ट का सेंटेंस लिखा, देन ये नीचे जो है ना वो लिखा हुआ है इंटरेक्ट का सेंटेंस, ठीक है। तो ये देन आप लोग इस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बार बार हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, जस्ट इतना काफ़ी है, ऊपर सेंटेंस लिखे और नीचे उसका आंसर लिख दें, ठीक है जी। तो ये भी आप लोगों को 8 आते हैं, 8 में से आपने 5 जो है ना ये भी करने होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जनाब जो आपके पास है वो होता है समरी का। अब समरी के लिए बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि सर ये जो है ना वो ये कितने न पेज की होनी चाहिए, इसमें क्या क्या कैसे हम लोग करें कि ये पूरे के पूरे नंबर जो है ना हमें मिल जाए। तो बेटे देखिए सबसे पहले आप लोग पोइम लिखें, पोइम का नेम लिखें, ठीक है। डेट्स नॉट कंपलसरी बट अच्छा लगता है। उसके बाद पोइट नेम कंपलसरी होता है, वो आपने लाजमी तौर पर लिखना है, ठीक है। ये आपने क्योंकि पोइम का नेम तो पहले ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में दिया होता है, तो यहाँ पर ना भी दे तो कोई खैर इतना मसला नहीं होता, लेकिन पोइट का नेम आपने लाजमी तौर पर लिखना है, वो ज़रा आप लोग देख लीजिएगा। इसके भी कीवर्ड आपने जनाब मार्कर के साथ ही लिखने हैं। उसके बाद ये कोटेशंस आपने इसमें ऐड करनी है, ठीक है। जितने भी कीवर्ड होंगे सारे के सारे आप लोग इसी तरह से मार्कर के साथ जो है ना वो लिखते जाएंगे, ठीक है। ये दूसरी कोटेशन आ गई, ये तीसरी कोटेशन आ गई, ये चौथी कोटेशन आ गई। देन इस तरह से आप लोग एटलीस्ट 3 से 4 कोटेशन जो है ना वो ऐड कर दें, तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी लेंथ भी देख लें, 1 2 पेजेस की, ठीक है, ये इनफ है। तो जब इस तरह से आप लिखेंगे तो 5 नंबर जो है ना वो आपको 5 में से 5 नंबर इंशाल्लाह दे देगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जनाब मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे का, और ये कर्टसी का जो है ना वो हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि अब देखिए इसमें भी सेम वही बातें हैं सारी की सारी। तो ये कीवर्ड को आपने मार्कर के साथ लिख देना है। उसके बाद इसकी कोटेशंस जो है वो ऐड कर देनी है। यहाँ पर कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर जो कोटेशंस लेंथी होती हैं उनको हम दरमियान में करके लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर कोटेशंस कितनी ऐड करनी है, तो बेटे कम से कम 6 कोटेशंस आपने ऐड करनी होती हैं, ठीक है, अच्छे नंबर लेने के लिए। उसके बाद बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर गोया के कितने पेज जो है ना वो हम लोगों ने इसमें लिखने होते हैं, ठीक है। तो बेटे कम से कम 6 से 7 पेज जब आप लिखते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, तो देन आपको वो 14 से 15 नंबर भी दे सकता है आपको, ठीक है। लेकिन मिनिमम 14 नंबर तो जो है ना वो आपको दे ही देगा, ठीक है। टोटल 3 कोटेशंस होगी, 4 कोटेशंस होगी, 5 कोटेशंस होगी, 6 कोटेशंस होगी, 7 कोटेशन, 8 कोटेशन, ठीक है। ये देन इस तरह से जब आप पेपर में लिखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आपके जो मैक्सिमम नंबर है वो
तो वो मैक्सिमम नंबर जो है ना आपको वो दे देगा। बस एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि ग्रामेटिकली तौर पर कोई गलती ना हो, ठीक है, और उसके बाद जो आपकी स्पेलिंग एरर होती है वो भी कोई मिस्टेक ना हो, तो वो आपको मैक्सिमम नंबर जो है ना वो पेपर के अंदर दे देगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। होप सो के बेटे पेपर में जाने से पहले पहले आप लोग मेरी ये वीडियो ज़रूर देख लेंगे, और अगर आप लोग देख चुके हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी मेरे तमाम तर जितने भी छोटे बहन भाई हैं उन तक भी ये चीज़ें जो है ना वो लाजमी तौर पर पहुँच सकें। बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और सुबह का पेपर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।